हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया। आज मैं उसका एप्लीकेशन पार्ट डील करने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन पार्ट में दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम्स और दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ मोशन सिस्टम्स। एनालिसिस ऑफ मोशन सिस्टम्स में आज डील करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बी कंसंट्रेट एनालिसिस ऑफ मोशनल सिस्टम्स। आज मैं डील करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंबिंग। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बताया कि मुझे कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको बताने होंगे। इस डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ अ रोप एक मंकी क्लाइंब करना चाहता है। ये लाइट एंड यूनिफॉर्म रोप है। मास ऑफ द मंकी इज ए एंड सपोज अपवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी इज ए। तो इसमें क्या लिमिटेशन होगा सेफ क्लाइंबिंग के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बता दूं। देखिए, ये मंकी क्लाइंब करते वक्त अपने हाथों से रोप को डाउनवर्ड पुल करेगा। तो जितना वो पुलिंग फोर्स सप्लाई करेगा रोप पर, उतना ही उसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। जब सिस्टम बाउंड्री आप मंकी के बाहर से बनाते हो, ये जो सिस्टम बाउंड्री है रोप के बॉटम के नीचे से जा रहा है और पूरे मंकी को कवर करते हुए ये सिस्टम बाउंड्री रोप को कट भी कर रहा है। तो जहाँ कटेगा वहाँ पे रोप का टेंशन आउटवर्ड दिखाओगे। ये जो टेंशन है वो वही है जो मंकी का पुलिंग फोर्स है। टेंशन ऑफ द रोप एक्टिंग आउटवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा से बोला हूँ, आउटवर्ड on the object and tangential at the point situated on the boundary। तो रोप का टेंशन आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स अपवर्ड दिखाओगे। मंकी का वेट mg डाउनवर्ड दिखाओगे। एयर का इंटरैक्शन इग्नोर कर दोगे। एक्सलेशन अपवर्ड हो जा रहा है, एक्सलेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव दिखाओगे तो टी को प्लस में लोगे, mg को माइनस में लोगे और इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स एम इंटू एस सी वाई। तो इक्वेशन ऐसे कुछ बनता है, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स एम इंटू एस वाई प्लस टी माइनस एम जी इक्वल्स एम ए। इसको ट्रांसफर करो, टी की वैल्यू आती है एम इंटू जी प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1। फॉर द सेफ क्लाइंबिंग टेंशन इन द रोप मस्ट बी लेस देन ब्रेकिंग टेंशन टी बी। हर एक रोप का एक पर्टिकुलर यूनिक ब्रेकिंग टेंशन होता है। जब उतना टेंशन अक्वायर हो जाता है तो रोप ब्रेक हो जाती है। तो सेफ क्लाइंबिंग के लिए जो एक्चुअल टेंशन होना चाहिए वो टी बी से लेस होना चाहिए। टी का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दे, इट शुड बी लेस दैन टी बी। फिर मास से डिवाइड कर दिया, जी प्लस ए लेस दैन टी बी बाई एम। फिर जी को ट्रांसफ़र कर दिया, सो ए शुड बी लेस दैन टी बी बाई एम माइनस जी। तो आपने ये प्रूफ किया कि फॉर द सेफ क्लाइंबिंग एक्सलेशन ऑफ द मंकी मस्ट बी लेस दैन अ सर्टेन वैल्यू। जो सर्टेन वैल्यू से लेस होना चाहिए ये एक्सलेशन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। सो ए मैक्स इज टी बी बाई एम माइनस जी। इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड आउट ए मैक्स फॉर द सेफ क्लाइंबिंग ऑफ द मंकी। ये फार्मूला है। देन योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग। अब मंकी ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, उसी रोप को पकड़ के नीचे आ रहा है। हो सकता है कि मंकी किसी पर्टिकुलर एक्सलेशन से डाउनवर्ड मूव करे। तो फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस तो वही होंगे, टेंशन ऑफ द रोप एक्टिंग अपवर्ड टेंजेंशियली अपवर्ड and weight of the monkey mg downward, but this time acceleration is downward and direction of acceleration is taken as positive. So sigma fy equals m into scy। इस बार mg को प्लस में लेना होगा
टी को माइनस में लेना होगा, तो कुछ ऐसा लिखोगी, प्लस एम जी माइनस टी इक्वल्स एम ए, ट्रांसफर किया टी इक्वल्स एम इंटू जी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। फॉर द सेफ स्लाइडिंग टी शुड बी लेस देन टी बी, टी का वैल्यू पुट किया लेस देन टी बी, मास से डिवाइड किया, जी माइनस ए लेस देन टी बी बाई एम, ट्रांसफर किया ए शुड बी ग्रेटर देन जी माइनस टी बी बाई एम। इस बार आपने प्रूव किया कि फॉर द सेफ स्लाइडिंग एक्सेलेरेशन ऑफ द मंकी should be greater than a certain unique value. So obviously it should be defined as minimum acceleration of the monkey. So this is answer for minimum acceleration. Then concept of firing. इसमें क्या होगा, ये कोई गन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको रखा हुआ है, इससे कांस्टेंट रेट से बुलेट्स फायर करी जा रही है। ये जो यू है इसको मजल स्पीड ऑफ द बुलेट कहते हैं, एंड एम क्या है, मास ऑफ ईच बुलेट। एजम्पशन है कि बुलेट्स आर वेरी लाइट and we have to hold this gun and maintain in position. इसको होल्ड करना पड़ेगा मजबूती के साथ, और पोजीशन इसका स्टेशनरी रखना होगा, तो इसको पीछे से कोई फोर्स लगा के होल्ड करना होगा, और ये मूव ना करे केयर करना होगा। कितना होल्डिंग फोर्स लगाया जाए कि एक सर्टेन मज्जल स्पीड से कांस्टेंट रेट से बुलेट फायर हो सके, उसका डेरिवेशन आपको देखना है। यहाँ देखिए, मैंने जूम करा है कि एक सिस्टम मेरी गन है, और मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक होल्डिंग फोर्स लगाया, अपनी बॉडी से, अपने कंधे से, अपने हाथों से एफ फोर्स इस पर लगाया, होल्डिंग फोर्स। अगर इसको स्टेशनरी मेंटेन करना है तो एक बैकवर्ड फोर्स एफ होना चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे नेट फोर्स जीरो होगा, गन स्टेशनरी रहेगी, इसमें कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस इग्नोर कर चुका हूँ। अब सवाल है कि ये फोर्स कहाँ से आएगा, तो जब इसके बैरल से बुलेट्स बाहर जाएंगी तो इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो बुलेट्स पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो एफ इज कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इनसाइड द बैरल ऑन द बुलेट्स। इसमें मैंने क्या किया, फ्यू नंबर ऑफ बुलेट्स को बाउंड्री के अंदर ले लिया। Within the boundary, we have shown dn bullets fired in time dt. So dn is very small number of bullets and dt is very small time interval. So these are dn bullets fired in dt time, and f is forward force applied by the spring inside the barrel of the gun. And action reaction according to Newton's third law, if this is forward force applied by the spring, then this is backward force applied by the bullets on the spring, action reaction pair. So second system is bullets and first system is gun. F and F will balance each other and your gun will remain stationary. अब इसमें वर्टिकल फोर्स फिर से इग्नोर कर चुका हूँ, क्योंकि वर्टिकल मोशन देखो वैसे थोड़ा थोड़ा इनका डिस्प्लेसमेंट बुलेट्स का डाउनवर्ड होगा ग्रेविटी की वजह से, इन ग्रेविटी का इफेक्ट इसको इग्नोर किया गया है बिकॉज बुलेट्स आर वेरी लाइट इन मास, एयर का इंटरेक्शन इग्नोर किया गया है। तो इन डीएन बुलेट्स पे केवल फॉरवर्ड फोर्स एफ दिखाया है, और इस फोर्स के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए और ये डीएन बुलेट्स पे न्यूटन सेकेंड अप्लाई करा जाए तो ऐसे बनेगा इक्वेशन, प्लस एफ फॉरवर्ड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, ये है स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स, इट शुड बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डी टी। सो फाइनल मोमेंटम का मतलब बैरल से निकलने के बाद, बैरल से निकलने के बाद ईच बुलेट का लीनियर मोमेंटम कितना होएगा, एम इंटू यू, and total number of bullets dn. So this is total final momentum of dn bullets.
माइनस जीरो। इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग होता है जस्ट बिफोर फायरिंग मोमेंटम ऑफ द बुलेट्स। तो जस्ट बिफोर फायरिंग बैरल के अंदर इनिशियल मोमेंटम बुलेट्स का क्या था, ज़ीरो, क्योंकि बुलेट्स में कोई मोशन नहीं था, डिवाइडेड बाय डी टी। और सपोज डी एन बुलेट्स को बाहर आने में डी टी टाइम लगा, so it should be divided by dt. Now dn by dt is separated, m into u separated, dn by dt is called rate of firing. I mean to say dn bullets fired in dt time, so number of bullets fired per unit time is dn by dt, that is called rate of firing, capital R. So in numericals capital R is called rate of firing. So this is forward force and this is also equal to holding force. So holding force for the gun, now it has been derived equal to RMU. So holding force for the gun is RMU. Here R is dN by dt, known as rate of firing. Concept of equilibrium of a metal plate. This is a metal plate and held stationary with the help of continuous firing of rubber bullets from the toy gun. इसमें ये दिखाया गया कि एक टॉय गन है और ये सर्कस वाले दिखाते हैं, इससे रबर के बुलेट्स को मजल स्पीड यू से फायर किया जा रहा है एंड मास ऑफ इस रबर बुलेट इज स्मॉल एम। इसमें यह दिखाया गया है कि आफ्टर द कोलिजन विद द प्लेट दे रिबाउंड बैक इन वर्टिकल डायरेक्शन with different speed v, and in general v is less or equal to u depending upon coefficient of restitution. v in general becomes less or equal to u. तो इधर से ये टकरा रही हैं, टकराने के बाद वापस आ रही हैं, v स्पीड से वापस आ रही हैं और ये प्लेट हवा में लटक रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ भी रेट ऑफ फायरिंग डिराइव करना होगा। एक अजम्पशन है कि कैपिटल एम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल एम। तो यहाँ भी अजम्पशन ये है कि बुलेट्स इतनी लाइट हैं कि बुलेट्स पे ग्रेविटी फोर्स और एयर का इफेक्ट इग्नोर किया जाएगा, लेकिन ये हैवी प्लेट है, इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर नहीं होगा। तब इसमें देखो सिस्टम बाउंड्री कैसे बनता है। इसमें एक सिस्टम मैंने प्लेट को दिखाया है और दूसरा सिस्टम few number of bullets. Suppose these are dn bullets fired in small time interval dt. तो ये हो गया दूसरा सिस्टम, ये हो गया पहला सिस्टम। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि नीचे से जो बुलेट टकराएंगी तो इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स बुलेट किधर लगाएंगी, अपवर्ड, और इस प्लेट का वेट किधर होगा, डाउनवर्ड। क्वेश्चन में इसको स्टेशनरी मेंटेन करा गया है, सो नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। इसमें फोर्स के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। देन अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स ज़ीरो, इट शुड बी एफ माइनस एम जी इक्वल्स ज़ीरो, देन एफ इक्वल्स एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। रबर की बुलेट्स ने प्लेट पे अपवर्ड कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करा, तो प्लेट का बॉटम भी रबर की बुलेट्स पे सेम फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सो दैट इसका मैग्नीट्यूड निकालना इजी रहेगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन हर एक सिस्टम पे अलग अलग बना सकती हो। इसके लिए अपवर्ड पॉजिटिव लिए थे और बुलेट्स के लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हो, तो u को माइनस में दिखाना होगा, v को प्लस में दिखाना होगा, और इसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये स्टेशनरी नहीं है सिस्टम, तो इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स डी डी टी ऑफ पी वाई, न्यूटन सेकेंड लॉ along y axis, component form।
So only acting force along y-axis is plus F on the system. ये इतनी लाइट बुलेट्स हैं कि ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर किया गया है और छोटी छोटी हैं, साइज छोटा है, एयर का इंटरेक्शन भी इग्नोर किया गया है. The only force acting on the system is plus F equals ddt of Py. So how to represent dpy? This is a small change in momentum of dn bullets. It should be final momentum minus initial momentum. फाइनल मोमेंटम का मतलब हुआ कोलिजन के बाद जब वो रिबाउंड होंगी, टकराने के बाद जब बुलेट्स रिबाउंड हो रही होंगी, उस वक्त उनका फाइनल मोमेंटम. तो ईच बुलेट का मोमेंटम होगा प्लस एम भी और डीएन बुलेट्स का मोमेंटम होगा डीएन से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इनिशियल मोमेंटम. टकराने से पहले बुलेट्स अपवर्ड जा रही थी, तो एज पर साइन कन्वेंशन साइन नेगेटिव आएगा. This is linear momentum of each bullets and multiplied by dn. So this total is initial momentum of dn bullets and this is final momentum of dn bullets divided by dt. Now dn by dt is taken common and we have remaining m into v plus u, and you already know that dn by dt is defined as rate of firing. So this is replaced by r into m v plus u. So this is expression for f. As per the concept of collision का जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला सिखाया जाएगा v equals c into u. u is striking speed, v is rebounding speed and e is coefficient of restitution. So if we put v equals eu in this place, then f equals rm into eu plus u. Now u is taken common. Within bracket you have 1 plus e and this total quantity is taken to the left side in denominator to get you expression for rate of firing r, that is r equals f over mu into 1 plus e. In equation 1 and 2, from equation 1 we have already derived that f equals capital Mg. So you substitute here capital Mg. So this is final formula for rate of firing, capital Mg upon mu plus into 1 plus e. Capital Mg is weight of the heavy plate. So this is expression for rate of firing. इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है. अब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्पैक्ट स्मॉल ई की 3 वैल्यूज होती हैं. फॉर द इलास्टिक इम्पैक्ट इक्वल्स 1. क्वेश्चन में अगर बोलता है कि बुलेट्स का इम्पैक्ट इलास्टिक है तो फार्मूले में ई को 1 लिख देना. अगर क्वेश्चन में कहता है कि सेमी इलास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है तो क्वेश्चन में ई की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 क्वेश्चन में बताएगा, वो जितना बताएगा उतना रख देना. अगर कहता है कि बुलेट्स टकराने के बाद स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाते हैं, रिबाउंड नहीं होती, तो उसको कहते हैं इनइलास्टिक इम्पैक्ट, उसमें ई की वैल्यू 0 होती है. फिर यहाँ पे 0 पुट कर देना. सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वी हैव 3 केसेज ऑफ इम्पैक्ट and to get you 3 different answers for rate of firing. इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. In concept of spring balance, so we will make cases. Elevator is accelerating upward. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस फिगर में एक एलिवेटर बॉक्स है और उसको मशीन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन. इसमें एक लाइट वायर है, सस्पेंशन वायर सेलिंग से बांधा गया है. उसे एक लाइट स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है. इसके पीछे एक लाइट स्प्रिंग होता है बैक साइड में, एक पॉइंटर होता है, यहाँ पे स्केल होता है और जो बैक साइड में स्प्रिंग होगा उसके साथ एक सस्पेंशन वायर होगा, उसके साथ हुक होगा
और हुक से इसको हैंग करने का अरेंजमेंट होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग दरअसल होता क्या है। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग आर होता है वो इसके बैक साइड में जो स्प्रिंग होता है वो इसके टेंशन के बराबर होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई स्ट्रिंग या स्प्रिंग लाइट है, यूनिफॉर्म है, तो टॉप टू बॉटम टेंशन सेम होता है। तो इनफैक्ट सस्पेंशन वायर का टेंशन, स्प्रिंग का टेंशन और ये जो सस्पेंशन वायर यहाँ पे उसका टेंशन, फ्रॉम बॉटम टू टॉप टेंशन इसमें सेम होएगा। और जो टेंशन होगा वही इस बैलेंस का रीडिंग होगा। देन आर इक्वल्स टी एंड एम इज हैंगिंग मास। इसमें केस से एक्सलेटिंग अपवर्ड, आर इक्वल्स टी याद रखना। सिस्टम आप इस हैंगिंग मास को लेने जा रहे हो, सिस्टम बाउंड्री बना लो। तुम्हारी सिस्टम बाउंड्री इस वायर को कट करेगी। देखो वायर को कट किया, जहाँ वायर कटेगा वहाँ टेंशन फोर्स किधर दिखाओगी, अपवर्ड। वेट किधर दिखाओगी, डाउनवर्ड। एक्सलेशन अपवर्ड। अब इसमें न्यूटन सेकेंड अप्लाई करोगी, इसको प्लस में लिखोगे, इसको माइनस में लिखोगे, तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा सिग्मा एफ वाई इक्वल्स एम इंटू एस सी वाई, दैट इज प्लस टी माइनस एम जी इक्वल्स एम ए, देन टी इक्वल्स एम इंटू जी प्लस ए। और टेंशन ही रीडिंग होता है तो टी को लिख डालो आर एंड आर इक्वल्स एम इंटू जी प्लस ए। सो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट ऑफ द ब्लॉक। ये रहा तुम्हारा आंसर। नाउ बी केस, elevator is accelerating downwards. Suppose this is accelerating downwards. Free body diagram will be same, no change. Still T upwards and weight downwards, but only acceleration is reversed in downward direction. You must take this direction as positive. So this time mg is taken with plus and t is taken with minus. Again you are going to apply Newton's second law. Sigma Fy equals m into SCY. Now sigma Fy is mg minus t equals ma. Then t equals m into g minus a. जो टेंशन होगा वही रीडिंग होगा, तो आप t की जगह पे r लिख डालो and r equals m into g minus a. And obviously this time this quantity is less than actual weight of the block. Now C case elevator is freely falling. अगर कोई इस वायर को कट कर दे या अपने आप टूट जाए, ये पूरा बॉक्स फ्री फॉल करेगा और एक वैल्यू जी हो जाएगी इक्वल्स जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ यूजिंग द सेम फार्मूला you are replacing a by z. When you put here z, then reading of the balance same into g minus a equals 0. रीडिंग 0 हो जाएगा, उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस. C, sorry, it should be D, wrongly written as C. Elevator's acceleration is 0. So what are the cases for acceleration of the elevator to be 0? If acceleration of the elevator is 0, it means what? Either velocity of the elevator is 0 or velocity of the elevator is constant. Direction does not matter. It may be downward, it may be upward, but if velocity v is constant, then a definitely is 0. अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों केस ले लोगे तो रीडिंग के जो दो फॉर्मूले डिराइव करे हो दोनों वैलिड बनेंगे. आर इक्वल सेम इंटू जी प्लस माइनस ए, दो फॉर्मूले बनाए हो. बट हाउ एवर आप ए को तो जीरो लिखने जा रहे हो. फेदर द मोशन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड. अगर ए को जीरो लिख डालोगे तो बचेगा क्या, आखिर सिर्फ एम जी बचेगा.
It means what? R equals mg. It means reading of the spring balance will be equal to actual weight. Then let us start simple pulley system. So what are general assumptions? This is called simple pulley. General assumption: pulley is fixed and frictionless. Pulley is fixed, it cannot rotate, and surface is frictionless. Mass of the pulley is mp. Inextensible light and inextensible string is passing over the pulley as shown. मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है देन टॉप टू बॉटम टेंशन सेम होता है, फिर ऑल्सो टेंशन सेम। एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं कि अगर पुली फ्रिक्शनलेस होती है तो उसके बोथ साइड में टेंशन इक्वल होता है। जितना टेंशन टी यहाँ पे होएगा उतना ही टेंशन टी लेफ्ट साइड में होगा। एजम्पशन है m1 is greater than m2. Hanging mass m1 is greater than m2. Now your system is released from rest. Released from rest. Obviously फ्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रिंग इस पे स्लिप करेगी। जो हैवी ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, जो लाइट है वो अपवर्ड जाएगा। डायग्राम देख कर लगता होगा कि जितना ये m1 डाउनवर्ड जाएगा सेम डिस्प्लेसमेंट m2 का अपवर्ड होगा। रीजन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि जितना डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड होगा उतना ही इसका अपवर्ड होगा। जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा तो डिफ्रेंशिएट करने पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पर दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होगा। इट मीन्स व्हाट? m1 और m2 का एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होगा और टेंशन दोनों तरफ सेम होगा और टेंशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। तब देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। देखो जरा काइनेमेटिकल इक्वेशन x1 इक्वल्स x2 डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ बोथ मासेस। dt लगा के डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt ऑफ x1 इज v1 एंड dt ऑफ x2 इज v2। दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट आएगा। फिर इसको dt लगा कर डिफ्रेंशिएट करो, dt ऑफ v1 इज a1 and dt of v2 is a2, they are equal. So a1 equals a2 equals a से माना कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल टू a है बट डायरेक्शन अपोजिट है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। दिस इज m1 shown by red color, this is system boundary। m2 shown by red color, this is system boundary। Analysis is done with respect to inertial frame standing on the ground. So what are real external forces acting? Tension of the rope acting upwards T and weight m1g downward, acceleration a downward, साइन प्लस। मैंने बोला दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, बता चुका हूँ। यहाँ भी टी अपवर्ड दिखाओगे। क्यों अपवर्ड दिखाओगे? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सिस्टम पे टेंशन हमेशा आउटवर्ड्स दिखाते हैं, बाहर की तरफ टेंजेंशियल दिखाते हैं, तो इसे भी अपवर्ड होना पड़ेगा। अच्छा वेट तो डाउनवर्ड होगा ही मगर इसका एक्सेलरेशन इस बार अपवर्ड है। तो ट्रेडिशनली एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेना चाहिए, उससे हमारी एनालिसिस थोड़ी आसान हो जाती। वैसे आप अपवर्ड को नेगेटिव ले लोगे तो भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस लेने से मेरी एनालिसिस मैथमेटिकली थोड़ी आसान हो जाती है। तो m2 के लिए अपवर्ड को प्लस लोगे और m1 के लिए डाउनवर्ड को प्लस लोगे। न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाने जा रहे हो,
जरा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। देखो, इसमें माना गया है इसका डायग्राम बनाते वक्त कि जिस क्लैंप से इसको हैंग किया है उस क्लैंप का जो पिन यहाँ पे डाला है वो पिन बाउंड्री के बाहर है, ऐसा माना गया है। क्लैंप का पिन सिस्टम बाउंड्री के बाहर है, मगर स्ट्रिंग के कटे हुए टुकड़े बाउंड्री के अंदर है। ये देखो, ये जो लिपटी हुई स्ट्रिंग है ये सिस्टम बाउंड्री के अंदर है। तो जब बाउंड्री बनाओगे तो इतना टुकड़ा कटा हुआ दिखाओगे, यहाँ भी कटा दिखाओगे, इसको खाली एम्प्टी दिखाओगे क्योंकि पिन बाहर निकाल चुके हो। एजम्पशंस में इमेजिनेशन में निकालते हैं, रियल में नहीं निकालते। पिन बाउंड्री के बाहर एज्यूम करा गया है। ऐसा इसलिए करा गया है कि पिन की वजह से जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो एक्सटर्नल की कैटेगरी में तभी आएगा जब इसको लगाने वाला एजेंट बाउंड्री के बाहर होगा। तो ये एन किसने अप्लाई करा? इसके अंदर जो पिन डाले थे उसने अप्लाई किया। किधर को? अपवर्ड। टांगे है ना इसको, पुली को पिन सपोर्ट करता है, टांगे रहता है, इसलिए इसको अपवर्ड दिखाओगे। और इस पुली का वेट एमपीजी डाउनवर्ड, और इस कटे हुए स्ट्रिंग के इस कांटेक्ट पॉइंट पर टेंशन आउटवर्ड, यहाँ भी इस बाउंड्री पर टेंशन आउटवर्ड। Tension is always shown outwards on the object. It should be outward means downward, downward, weight downward, pin reaction upward. But with respect to inertial frame, standing on the ground, there is no motion in the pulley. पुली में कोई मोशन नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो इस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे, इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे। FBD of M1 M2 component form sigma Fy equals M into SEY. So what is sigma Fy? Plus M1G minus T equals M1 into A. Look, plus M1G minus T equals M1 into A. For the M2 इस बार इसको प्लस दिखाए हो तो हो जाएगा प्लस टी माइनस M2G इक्वल्स M2 इंटू A, plus T minus M2G equals M2 into A. These are two equations and two unknowns can be solved. कैसे? Adding them. ऐड करो, माइनस टी प्लस टी कटेगा, जी कॉमन आएगा, सो ऑन लेफ्ट साइड M1 माइनस M2 इंटू जी, यहाँ ए कॉमन आएगा, ऑन राइट साइड M1 प्लस M2 इंटू ए। अब इसको डिवाइड करो to get you answer for common acceleration of both the masses. A comes out M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। इसको लर्न कर लो, न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला काम आएगा। Then you have to find out tension in the rope or string. So according to equation number 1, T equals M1 into G minus A. Now you can put the value of A, रख दिया, G कॉमन ले लिया, देखो कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, इसको सॉल्व किया, इतना आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आएगा। टेंशन का आंसर आता है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ये टेंशन हो गया, thrust acting on the pulley, thrust acting on the pulley। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में जो क्लैंप पिन का रिएक्शन होता है
क्लैंप पिन का सेंटर पे जो रिएक्शन होता है इसी को कहते हैं थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, तो इस पे नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा, 0। तो इस पे अप्लाई करने जा रहे हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सिग्मा एफ वाज 0, रिटर्न एज प्लस n -2t माइनस एम पे जी इक्वल्स 0। इन दोनों को ट्रांसफर करो, n का फॉर्मूला बना लो, यहाँ t की वैल्यू पुट कर डालो, कर दिया, t का वैल्यू देखो रख दिया, क्या मिलेगा, कैपिटल N। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये कैपिटल N का आंसर आ गया। इसको कहते हैं थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली, आई मीन पिन रिएक्शन। फॉर द लाइट पुली, अगर क्वेश्चन में लाइट पुली बोलेगा, पुली का मास टेंस टू 0, यहाँ 0 पुट करोगे, देन इन इज दिस thrust on the pulley now comes out 4m1 m2 upon m1 plus m2 into z, done, this is final answer। so प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। सो गुड नाइट बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।